जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं यूपी पुलिस। क्या देखेंगे? हम देखेंगे यूपी पुलिस और यूपी पैट तथा यूपी लेखपाल जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस की एग्जाम में तथा यूपी पैट के एग्जाम में या फिर यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों में जो जीएस जीके के प्रश्न होंगे उनका हम मिक्सअप देखने वाले हैं। यानी कुछ प्रश्न यूपी पुलिस के रहेंगे, कुछ प्रश्न यूपी पैट के रहेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न आपके यूपी लेखपाल के रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। जो भी विद्यार्थी आपके साथ इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उनके लिए आप एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, तलब ऐसी मंजिल पाने की, तलब ऐसी मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएंगी जो कठिनाइयाँ बीच में, उसी को वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। देखो, जो आपकी मंजिल है यानी कि यूपी पुलिस, यूपी पैट या फिर यूपी लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उनको इस प्रतियोगी परीक्षा को आप इस तरह से प्यार कीजिए, इस तरह से तलब रखिए इसको पाने की, खुद को आग में भी झोंकना पड़े तो ये परीक्षा आपके लिए अच्छी से यानी कि आप इस परीक्षा को छोड़ेंगे नहीं और इस परीक्षा में पास जरूर होंगे। ठीक है, आएंगी जो कठिनाइयाँ बीच में, यानी कठिनाई कोई भी आए आपको तैयारी करते रहना है, निरंतर पढ़ाई करते रहना है और उसको वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे, कठिनाइयों को आप ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि तलब ऐसी मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएंगी जो कठिनाइयाँ बीच में, उसको वहीं पर रोक देंगे। इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है, इसको याद रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बात करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है रबी की फसल शीत ऋतु में। क्या साथी, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, या फिर खरीफ की फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, या जायद की फसल आपकी बसंत ऋतु में बोई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, जो रबी की जो फसल होती है, जो साथी रबी की जो फसल होती है, ये आपकी अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर माह में। ठीक है, याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। इसके अतिरिक्त खरीफ की बात की जाए तो ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जुलाई अगस्त में बोई जाती है। और जो आपकी जायद की फसल होती है ये आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, याद रखेंगे, मार्च अप्रैल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बात की जाए जायद की फसल की तो ये बसंत ऋतु नहीं होती है साथी, ये आपकी बसंत ऋतु नहीं होती, इस स्थान पर आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है? याद रखेंगे, ग्रीष्म ऋतु होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो आपकी जायद की फसल है वो बसंत ऋतु में न बोकर ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, जो आपका मार्च और अप्रैल का महीना होता है। ठीक है, तो जायद की फसल यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका मिलान नहीं कर रहा है, वही पूछा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने रबी की फसल को देखा, शीत ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है। देखो, अगर बात करें इन फसलों के जो मुख्य रूप से बोई जाती फसलें हैं इनमें, तो रबी की फसल में आपकी क्या बोई जाती है? आपका गेहूं बोया जाता है। सबसे पहले तो क्या बोया जाता है? गेहूं। गेहूं के अतिरिक्त क्या होता है? जौ होता है, जौ जिसे हम बेझर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? चना होता है साथी, चना होता है, सरसों होता है। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? चना, सरसों, मटर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें खरीफ की फसल के बारे में तो आपको याद रखना है ज्वार। किसको याद रखना है? ज्वार को। बाजरा को याद रखना है। ठीक है, बाजरा को याद रखना है, इतना ही याद रख लेंगे। ठीक है, ज्वार और बाजरा यही ऑप्शन में आपको दिया जाता है। जबकि जायद की फसल की बात की जाए तो इसमें हमने बताया था आपको जो सलाद वाली सब्जियां होती हैं और इसके अतिरिक्त आपका खरबूजा है, तरबूज है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये सारी की सारी जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, लेकिन जायद की फसल आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है, बसंत में नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय फ्रांस के सम्राट को पत्र किसने लिखा था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कभी कभी छुपे हुए क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो फ्रांस के सम्राट को मदद के लिए पत्र किसने लिखा था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है किसने लिखा फ्रांस के सम्राट को पत्र? तो याद रखेंगे, ये लिखा था आपके कानपुर के राजा थे उस समय, नाना साहब, जिन्हें हम धुंधुपंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? याद रखेंगे, नाना साहब के द्वारा। नाना साहब के द्वारा फ्रांस के राजा को पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है उनसे कि आप इन अंग्रेजों को समझाइए, ये अंग्रेज भारत में बहुत ज़्यादा कृत्य कर रहे हैं। ठीक है,
इसलिए ऐसी मदद की गुहार लगाई जाती है नाना साहब के द्वारा। लेकिन नाना साहब 1857 की जो क्रांति थी इसको बीच में छोड़कर ही नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं याद रखेंगे, नाना साहब नेपाल छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, जब इनको मदद नहीं आती है तो 1857 की क्रांति को बीच में ही छोड़कर नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे साथी बेगम हजरत महल की, तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया सब था। कहाँ से साथी? लखनऊ से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर नाना साहब की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो लखनऊ से नेतृत्व पूछेगा बेगम हजरत महल के बारे में, जबकि नाना साहब या धुंधु पंत के बारे में पूछे तो कानपुर से नेतृत्व किया था। लेकिन इन दोनों का जो विद्रोह था या कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम था, इसको दबाने का श्रेय किसे जाता है? इसको दबाया किसने था? तो याद रखेंगे कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉलिन कैंपबेल। क्वेश्चन पूछ लेगा किसने दबाया था, तो कैंपबेल के बारे में याद रखेंगे। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ का विद्रोह दबाया था, जबकि आपका कानपुर का भी विद्रोह किसने दबाया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने ही दबाया था। ये एक ही व्यक्ति था जिसने लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे बहादुर शाह जफर की, तो इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से। ये तो वृद्ध हो चले थे, लेकिन इनका सेनापति था बख्त खां। कौन था? याद रखेंगे, बख्त खां इनका सेनापति था, उसको याद रखेंगे। इसके द्वारा इनकी सहायता से नेतृत्व किया गया था। ठीक है, लेकिन आपके बहादुर शाह जफर जो आपके सेकंड थे, इनको अंतिम समय में जो आपका औरंगजेब का मकबरा है वहाँ से गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया जाता है? म्यांमार भेज दिया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त साथी अगर बात करेंगे हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? याद रखेंगे, झांसी से। और इस झांसी के नेतृत्व को दबाया था ह्यूरोज ने। किसने दबाया था? ह्यूरोज नामक एक व्यक्ति था, यानी कि अंग्रेज था, इसके द्वारा इसको दबाया गया था। ठीक है, और महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में जाकर के झांसी से ये आपकी ग्वालियर पहुंच जाती हैं लड़ते लड़ते, और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ह्यूरोज से लड़ते हुए। और ह्यूरोज ने जब महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, तो ह्यूरोज ने कहा था आज ये वो एकमात्र मर्दानी इन सभी नामर्दों में है जो आज आपकी ये सोई हुई है। ठीक है, इस तरह से ह्यूरोज ने कहा था ये जो सोई हुई लड़की है ये सभी नामर्दों में एकमात्र मर्दानी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बात करेंगे हम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के समय फ्रांस के सम्राट को पत्र किसने लिखा था? आपका धुंधु पंत, जिसे हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। इन्होंने कानपुर से क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 1942 के आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर बात की जाए 1942 के आंदोलन में भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है जेपी नारायण के बारे में। जेपी नारायण के बारे में, और आसफ अली के बारे में, ऊषा मेहता के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इनमें से वो सभी व्यक्ति हैं जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इससे पहले आपको याद रखना है जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, इन्हें हम जेपी नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? जेपी नारायण के नाम से। और जेपी नारायण को साथ ही हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया था। कहाँ पर? याद रखेंगे, हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में इनको क्या कर दिया? इनको कैद कर दिया गया। ये कहाँ पर पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है। लेकिन जो आपके जेपी नारायण थे, ये बिहार की जो हजारीबाग जेल थी इसको अपने साथियों के साथ तोड़ करके भाग गए थे, दीवार नाक करके। ठीक है, यानी ये फांद करके। तो जेपी नारायण भाग जाते हैं और इसके बाद ये भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसी के साथ आपकी अरोड़ा आसफ अली थी, ये भी नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और एकमात्र महिला जिसने रेडियो पर भाषण दिया था, ये याद रखेंगे, ये ऊषा मेहता थी। कौन थी? जिन्होंने क्या किया था? रेडियो पर भाषण दिया था। 1942 के आंदोलन के समय रेडियो भाषण किसने दिया था? तो याद रखेंगे, रेडियो पर भाषण देने वाली महिला थी ऊषा मेहता। ठीक है, ये एक मुंबई की छात्रा थी। उस समय इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, इसलिए इन्होंने ये जो आपकी टेक्नोलॉजी थी उस समय विकसित हो रही थी, उसमें ये ज़्यादा ध्यान देती थी और इन्होंने रेडियो पर भाषण दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो जो रेडियो पर भाषण देने का श्रेय जाता है ऊषा मेहता को जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और ये आपके सारे के सारे ऑप्शन हैं जिन्होंने भूमिगत रहकर 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन इनमें से क्वेश्चन बनता है एक करो या मरो का नारा, जो कि सबसे प्रसिद्ध नारा था। करो या मरो का नारा ये बनता है 1942 के आंदोलन के समय। एक ये बनता है इस समय वायसराय कौन था? क्या बनता है? वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? याद रखेंगे, गांधी जी ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त वायसराय की बात की जाए तो वायसराय आपका था लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। इसको याद रखेंगे, लिनलिथगो था आप। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, और वायसराय आपका लिनलिथगो था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात की जाए तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष साथी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय
मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे 24 अक्टूबर के बारे में। तो 24 अक्टूबर को साथी आपका क्या होता है, यूएनओ डे होता है। क्या होता है, यूएनओ डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं, ये भी याद रखेंगे। और जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनिया गुटारेस है। कौन है, एंटोनिया गुटारेस, ये भी याद रखेंगे। एंटोनिया गुटारेस क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यानी कि महासचिव हैं। और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो पुर्तगाल से संबंधित है। इसका भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके क्या है, महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं 5 सितंबर की। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसको भी याद रखेंगे, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करेंगे 26 नवंबर की। तो 26 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें आपका हो जाता है संविधान दिवस। क्या हो जाता है, पहला तो हो जाता है संविधान दिवस। क्या होता है, इसको याद रखेंगे, संविधान दिवस। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, दूसरा मिल्क डे होता है। क्या होता है, मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, इसको भी याद रखेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मिल्क डे की बात की जाए तो ये आपका 1 जून को होता है, जबकि नेशनल मिल्क डे की बात की जाए तो 26 नवंबर को होता है। ठीक है, बरगुइज कुरियन के जन्मदिन पर मनाया गया था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, संविधान दिवस आपका 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसका कुछ प्रारूप लागू भी हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य क्या था। यानी कि जो गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, इनमें जो ये इस तरह से आंदोलन चलाया जा रहा था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य जो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, क्योंकि ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। ये चाहते थे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति बुनकर बने। क्या बने, बुनकर बने। और ये अपनी स्वयं की वस्तुएं बुनकर के इस्तेमाल करे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति बुनकर बने। और ये क्या चाहते थे कि चरखा का प्रयोग करके ये सूत काटें और अपने लिए क्या बनाएं, अपने लिए कपड़े बनाएं, खादी का प्रयोग करें। और जो विभिन्न विदेशी वस्तुएं हैं, खिलौने हैं, उनको स्वयं से हथकरघा के माध्यम से तैयार करें। ठीक है, तो गांधी जी का मुख्य जो उद्देश्य था, देखो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी सही है। और जो आपके ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, ये भी सही है। और कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। लेकिन जब ये सारे के सारे ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं, तो इनमें से मुख्य ऑप्शन जो ऑप्शन सी है आपका, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन आपका राइट माना जाता है। क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का उद्देश्य ही था कि अपने देश की वस्तुओं को क्या करना, विकास करना। यानी कि जो देश की वस्तुएं बनेगी वो कुटीर उद्योग विकसित होंगे, और कुटीर उद्योगों से क्या बनेंगी, तो आपकी देश की वस्तुएं बनेगी और देश का क्या होगा, कल्याण होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा के बारे में। तो साथी इसके बारे में कोई ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति बनता है इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कितनी उम्र अधिकतम होनी चाहिए। लेकिन इसमें न्यूनतम आपकी मिनिमम एज के बारे में दिया गया है। मिनिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी 35 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट दिया जाता है यहाँ पर, भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा संविधान का ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान का ज्ञाता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि पूर्व कोई पद पर ऐसा रहा हो जिससे वो कुछ ना कुछ जानकारी जानता हो। ठीक है, और चौथा ऑप्शन कहता है दिवालिया ना हो। कैसा, ये तो हर किसी में मिलता है, दिवालिया ना हो, इसको भी याद रखेंगे, दिवालिया ना हो। तो ये 4 ऑप्शन आपके देखने को मिलते हैं, जिनमें 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये मिनिमम एज है, भारत का नागरिक हो, संविधान का थोड़ा बहुत ज्ञाता हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, ये 4 आपको याद रखनी है। तो इनमें कोई ऐसी मैक्सिमम आयु सीमा नहीं दी गई है जो कि राष्ट्रपति के लिए आपकी निर्धारित की जाए। लेकिन बात करेंगे हम यहाँ पर हाई कोर्ट, किसके बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसके जो जजों की आयु सीमा है वो आपकी दी गई है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम जज की आयु सीमा की बात की जाए तो 62 वर्ष है। कितने वर्ष है, 62 वर्ष है। लेकिन यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में आती है तो यहाँ पर आपकी 65 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, 65 वर्ष हो जाती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आपका जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी 65 वर्ष होती है। ठीक है, कौन होता है, निर्वाचन आयोग, जैसे इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका CAG होता है। कौन होता है, CAG की भी मैक्सिमम 65 वर्ष होती है। और जो आपका AG होता है यानी अटॉर्नी जनरल होता है, इसकी भी मैक्सिमम 65 वर्ष होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, आपकी कोई ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है जो राष्ट्रपति के लिए अधिकतम हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से
किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको याद रखना है जो नागालैंड है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है नागालैंड, इसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। लेकिन बात की जाए अगर असम की राजभाषा की तो ये आपकी असमिया हो जाती है। क्या हो जाती है? असमिया। इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की राजभाषा की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी हो जाती है। क्या हो जाती है? हिंदी हो जाती है। इसी के साथ साथ उर्दू भी हो जाती है, ठीक है। हिंदी और उर्दू ये दोनों उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए केरल की तो केरल की राजभाषा आपकी मलयालम है। क्या है साथी? मलयालम है। इसको भी याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, मलयालम, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मलयालम आपकी केरल की राजभाषा है। जबकि तमिलनाडु की बात की जाए, कहाँ की? तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी तमिलनाडु की मिल जाती है, आपकी कौन सी? तमिलनाडु की भाषा होती है आपकी तमिल, ठीक है, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए या फिर तेलंगाना की बात की जाए, इनकी दोनों की भाषा क्या है? तेलुगु है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, तमिलनाडु की तमिल है, मलयालम आपकी केरल की हो जाएगी और नागालैंड की क्या हो जाएगी? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की हिंदी उर्दू है और आपकी असम की हो जाएगी असमिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सूचना अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो बात करेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में। तो सूचना अधिकार जो अधिनियम था ये आपका वर्ष 2005 में आया था। कब आया था साथी? 2005 में आया था। बात करेंगे 2013 के बारे में तो 2013 में आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। क्या आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? वर्ष 2013 में आया था। 2009 में क्या हुआ था? तो 2009 में आपको याद रखना है इस समय नरेगा को, जो आपका नरेगा था, इसको क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया था। क्या कर दिया था? नरेगा को मनरेगा कर दिया था वर्ष 2009 में। और जो नरेगा का एक्ट था ये भी 2005 का ही था, 2006 से लागू हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो आपका वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, वर्ष 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया था। और अगर बात की जाए नरेगा के अधिनियम की 2005 का था। और राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम ये भी कब का है? तो 2005 का है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया गया है? ये साथी 2021 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। कब का है? 2021 का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के यानी कि ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जिसने कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला राज्य आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जिसने कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया था। लेकिन अब आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि बाल बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। बाल बजट किसने अलग से प्रस्तुत किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया, ठीक है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान भी हाल ही में कृषि बजट अलग से प्रस्तुत कर चुका है। क्या कर चुका है? ये कृषि बजट आपका अलग से प्रस्तुत कर चुका है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, राजस्थान। और पहला राज्य कौन था जिसने कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया था? वो आपका तमिलनाडु था, ठीक है। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर M.K. स्टालिन की सरकार है। किसकी? M.K. स्टालिन की सरकार है। और M.K. स्टालिन आपके यहाँ की CM हो जाएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ की भाषा की, अभी हमने बात की थी, तमिल यहाँ की भाषा है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपकी चेन्नई है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और पहले इसका प्राचीन नाम मद्रास हुआ करता था, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी की सरकार है। और पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब में आपकी भगवंत मान की सरकार है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक के बारे में। तो इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? याद रखेंगे, इंडिया याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक पूछ लेगा किसकी है तो याद रखना है आपको, ये आपकी हो जाएगी किसकी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसके अतिरिक्त बात करते हैं BR अम्बेडकर की। तो इनकी पुस्तक है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? याद रखेंगे, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, याद रखेंगे। जातियों का अंत, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। जबकि बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर पुस्तक पूछ लेगा किसकी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगी भीमराव अंबेडकर की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कौन किसकी हो जाएगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वर्ष 2021 में शुरू हुए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे ऑपरेशन जो ब्लू फ्रीडम है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर में चला था। कब चला था? तो सियाचिन ग्लेशियर में चला था। और ये कब चला था? 2021 में चला था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसके बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है? तो याद रखेंगे ये सबसे पहले तो मंत्रालय कौन सा था? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। याद रखेंगे कौन से मंत्रालय ने चलाया है?
केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक सामाजिक प्रभाव वाला उपक्रम है जिसका उद्देश्य अनुकूली साहसिक खेलों के माध्यम से दिव्यांग लोगों के लिए, किसके लिए, जो आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है वो किसके लिए है, दिव्यांग लोगों के लिए, ये भी याद रखना है। ठीक है। पुनर्वास करना है। देश भर में जुटे शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की एक टीम द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग करने का एक अभियान है। यानी कि जो दुनिया में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनकी एक टीम बनाई गई थी और इस दौरान इनको कहाँ भेजा गया था, सियाचिन ग्लेशियर भेजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और सियाचिन ग्लेशियर में क्या चला था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चला था। क्यों चला था, क्योंकि जो आपके अपने देश में जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है इस जिंदगी का। ठीक है, तो उनके लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया था, इसको याद रखेंगे। कौन सा मंत्रालय था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय था। और चला कहाँ पर था, तो सियाचिन ग्लेशियर में चला था, ये भी याद रखेंगे, दिव्यांग लोगों के लिए था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करेंगे राजस्थान की खेतड़ी के लिए तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉपर के लिए, जिसे हम तांबे की खदान कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबे की खदान। पूछ लेगा तांबे की खदान के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो राजस्थान की खेतड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए माइका की खदान कहाँ पर है, तो माइका की खदान के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड। क्या प्रसिद्ध है, झारखंड प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड प्रसिद्ध है माइका की खदान के लिए। जबकि बॉक्साइट की खदान की बात की जाए तो आपका साथी उड़ीसा प्रसिद्ध है। क्या है, उड़ीसा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, उड़ीसा प्रसिद्ध है बॉक्साइट की खदान के लिए। और चूना पत्थर की खदान की बात की जाए तो इसमें आपका राजस्थान आ जाता है। क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, बिहार आ जाता है, और बिहार के अतिरिक्त आपका झारखंड आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो झारखंड आपका, बिहार और राजस्थान चूना पत्थर के लिए, बॉक्साइट के लिए उड़ीसा हो जाएगा, माइका के लिए झारखंड हो जाएगा। जबकि कॉपर जिसे तांबे की खदान कहते हैं वो राजस्थान की खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेतड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करें खेतड़ी के बारे में तो इसका एक इतिहास रहा है। इसके एक राजा थे राजा अजीत सिंह। याद रखेंगे, राजस्थान की खेतड़ी के एक राजा थे राजा अजीत सिंह। इनके द्वारा क्या किया गया था, राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को, याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी जो विवेकानंद है आपके, स्वामी विवेकानंद को, ठीक है, विवेकानंद को कहाँ पर भेजा था, तो कहाँ पर, शिकागो भेजा था। ठीक है, कहाँ पर भेजा था, शिकागो भेजा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा स्वामी विवेकानंद को शिकागो किसने भेजा था, तो याद रखेंगे राजा अजीत सिंह के खर्चे पर ये कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। और इन्हें स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था, तो भी आपका राजा अजीत सिंह के द्वारा कहा गया था। यदि पूछे विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा, ठीक है, विवेकानंद किसने कहा था इनको, तो सबसे पहले कहा था, नाम दिया था राजा अजीत सिंह के द्वारा। इन्हीं ने स्वामी विवेकानंद नाम देकर शिकागो भेजा था हिंदू धर्म सभा के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो, वे नदियां साथी जो समुद्र में गिरने से पहले तेज रफ्तार में बहती हैं। ठीक है, जैसे अपना प्यारा भारत है, तो इस प्यारे भारत में क्या है, जो नदियां तेज रफ्तार से बहती हैं समुद्र में गिरने से पहले, क्योंकि आपके ये चारों तरफ क्या है, आपका समुद्र है। ठीक है, चारों तरफ आपका समुद्र है, और इस समुद्र में जो नदियां तेज रफ्तार से गिरती हैं उनमें क्या होता है, उनमें आपकी इनको एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में गिर जाती हैं इस तरह से। ठीक है, और जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं वे नदियां सारी की सारी पश्चिमी घाट में होती हैं। कहाँ पर, ये जो आपका पश्चिमी घाट दिख रहा है यहीं पर होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में गिरती है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा के अतिरिक्त यदि ऑप्शन में ताप्ती दिया जाता तो ये भी कर सकते थे आप लोग। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि मांडवी दिया जाता तो ये भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, मांडवी, ताप्ती या फिर नर्मदा, इनमें से कोई भी नदी जो कि पश्चिमी घाट पर गिरती है वो सारी की सारी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि अगर बात की जाए पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियों के बारे में, तो ये साथी सारी की सारी नदियां क्या करती हैं, ये साथी सारी की सारी नदियां आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, आपको याद रखना है, ये सारी की सारी नदियां किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी की बात की जाए तो ये भी डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कृष्णा ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखेंगे। नर्मदा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका धुआंधार जलप्रपात है। क्या है, धुआंधार जलप्रपात। पूछ लेगा कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। महानदी की बात की जाए तो महानदी में याद रखना है आपको, इस पर हीराकुंड बांध बना है। क्या बना है, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगर गोदावरी की बात की जाए तो यहाँ पर जायकवाड़ी परियोजना है। कौन सी, जायकवाड़ी परियोजना। क्वेश्चन पूछ लेगा जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है गोदावरी पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी की बात की जाए तो यहाँ पर साथी अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, ये भी याद रखेंगे। इसको याद कैसे रखना है, कृष्णा मिट्टी खाते हैं। ठीक है, तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी पर जायकवाड़ी परियोजना हो जाएगी, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात, महानदी पर हीराकुंड बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
कौन था? तो ऑप्शन में देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था? नहीं था, ठीक है। मुगल वंश का अंतिम शासक था? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मराठा शासक था? नहीं था। सैयद वंश का संस्थापक था? नहीं था, ठीक है। तो बात करेंगे सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी की, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपका हो चुका है मुगल वंश का अंतिम शासक। जो आपका बहादुर शाह जफर दूती था, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, याद रखेंगे। और सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो ये था आपका इब्राहिम लोदी। कौन था? याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने क्या की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके आपकी मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए मराठा शासक के बारे में तो शिवाजी का नाम सबसे पहले आता है। किसका नाम आता है? शिवाजी का नाम। शिवाजी का नाम, जो कि औरंगजेब से कई बार लड़े थे, ठीक है, कई बार हारे भी थे, कई बार जीते भी थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो शिवाजी ने भगवा को, यानी कि जो मराठा सम्राट था, इसको बहुत विस्तार दिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात की जाए सैयद वंश के अंतिम संस्थापक के बारे में, सैयद वंश के संस्थापक के बारे में, तो सैयद वंश का संस्थापक था आपका खिज्र खां। कौन था साथी? खिज्र खां, इसको भी याद रखेंगे। खिज्र खां क्या था? आपका सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसने 1414 में क्या की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हालांकि ये वंश ज़्यादा समय तक नहीं चला पाया था, 1451 तक ही ये वंश चला था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर दोती। कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वे संसाधन जिनका निरंतर बार बार प्रयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि रीयूजेबल होते हैं, तो उन्हें कहते हैं नवीकरणीय सोर्स। क्या कहते हैं? नवीकरणीय सोर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? ज्वारी ऊर्जा हो जाएगा, ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। ये जो सारे के सारे हैं, इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ये सारे के सारे इसी के उदाहरण है, ठीक है। इनका क्या कर सकते हैं? बार बार प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि रीयूजेबल है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वे सोर्स जो रीयूजेबल नहीं होते हैं वे गैर नवीकरणीय होते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम है, क्या है? इसको याद रखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। क्या है आपका? पेट्रोलियम है, क्या है? अननवीकरणीय, यानी कि गैर नवीकरणीय है पेट्रोलियम आपका, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसको भी याद रखेंगे, ये गैर नवीकरणीय है। अगर बात की जाए जैव की, तो वे सारी प्रक्रियाएं जो एक जीव के अंतर्गत आती हैं वे जैविक होती हैं, ठीक है। और अजैविक में क्या हो जाती हैं? वे प्रतिक्रियाएं जो आपकी अजैव होती हैं, यानी कि जैव नहीं होती हैं, वे अजैव होती हैं। जैसे वर्षा, ये आपकी क्या है? अजैव है। मृदा क्या है? अजैव है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है? आप याद रखेंगे जल, ये भी अजैव है, ठीक है, इसको अजैव में रखा गया है, ठीक है। और जैव की बात की जाए तो जो भी आपकी वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु हैं, ये सारे जैव में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे संसाधन जिनका निरंतर बार बार प्रयोग कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय सोर्स कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो अगर बात करेंगे साथी केरल के तट के बारे में तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। और बात करेंगे हम विभिन्न तटों के बारे में जो आपके भारत में आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे तटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए एक मैप है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका गुजरात का तट है। कहाँ का? गुजरात का। इसको याद रखेंगे जीजे से, ठीक है। गुजरात के तट की बात की जाए तो सर इसको हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? याद रखेंगे साथी, जो गुजरात का तट है ये आपका किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ तट के नाम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुजरात का तट, काठियावाड़ तट। इसके अलावा बात की जाए महाराष्ट्र के तट के बारे में। किसके बारे में? MH से याद रखना है, महाराष्ट्र के तट। और महाराष्ट्र के तट को साथी कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करते हैं महाराष्ट्र से जो गोवा तक का तट है ये कहलाता है कोंकण तट, ठीक है। लेकिन जो आपका कर्नाटक का तट है, कहाँ का? कर्नाटक का, इस कर्नाटक के तट को कहा जाता है साथी न्यू मंगलोर तट। क्या कहा जाता है? न्यू मंगलोर तट, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गुजरात का तट काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का तट कोंकण तट, और केआर यानी कर्नाटक का तट आपका न्यू मंगलोर तट। इसके अतिरिक्त अभी हमने बात की थी केरल के बारे में। किसके बारे में? केरला के बारे में। तो केरला का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे तमिलनाडु का तट। किसका? तमिलनाडु का तट। तो तमिलनाडु का तट कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश का तट क्या कहलाता है? AP का, इसको भी याद रखना है, AP के बारे में। आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है आंध्र का तट। और जबकि ओडिशा, याद रखेंगे ओडिशा और पश्चिम बंगाल, WB, इसको याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो ज्वाइंट तट है ये दोनों कहलाता है उत्तल कोस्ट तट। क्या कहलाता है? उत्तल कोस्ट तट, ठीक है। एक बार पुनः देख लेते हैं। गुजरात का तट आपका काठियावाड़ तट हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट, जबकि न्यू मंगलोर तट आपका कर्नाटक का तट हो जाएगा। और उसी के अतिरिक्त आपका मालाबार केरल से हो जाएगा, कोरोमंडल तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आंध्र तट, और उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल का जो ज्वाइंट तट है उसे क्या कहते हैं? उत्तल कोस्ट तट कहते हैं, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत मेहनत से PPT बनी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आर्य सभ्यता में मनुष्य के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, देखो आर्य सभ्यता में 4 आश्रम होते थे
और उन्हीं 4 आश्रमों को क्या कहा जाता है, आयु का आश्रम कहा जाता था, ठीक है। और आर्य सभ्यता जो थी उसमें लोग लगभग 100 वर्ष को आप मानकर चलते थे, जिसे 25-25 वर्षों के क्या बनाते थे, 4 चरण बनाते थे, ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता था, तो इसमें आपको बताना है किस क्रम में बताना है, आरोही क्रम में, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक के बारे में। तो ब्रह्मचर्य था, जी था, वानप्रस्थ था, ये आपका नहीं था, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ। देखो कोई व्यक्ति जैसे 0 से 25 साल का हुआ, वो क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो कहाँ पर जाता है, गृहस्थ में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वानप्रस्थ आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य, हाँ सही है, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बाद कहाँ गया, गृहस्थ में गया, जो कि 25 से लेकर के 50 साल तक रहा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसने क्या किया, जब गृहस्थ जीवन से ऊब गया तो ये वन को चला गया, ठीक है। तो वानप्रस्थ चला गया 50 से लेकर के 75 तक, ठीक है, याद रखेंगे। और जब वन में गया तो क्या कर लिया, इसने संन्यास धारण कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 से 100 तक, और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 0 से 25 आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है, जो कि माता पिता की खेलकूद की उम्र होती है, जबकि 25 से 50 की उम्र गृहस्थ जीवन की होती है, जिसमें वो शादी करके एक व्यक्ति अपना परिवार बसाता है, और इसके अतिरिक्त 50 वर्ष से ऊपर यो वन को चला जाता है और संन्यास धारण कर लेता है। यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 जो आर्य समाज थी, इसके 4 प्रमुख क्या थे, आपके आश्रम थे, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यही आपका आरोही क्रम है, ठीक है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध चिकित्सक था। अगर बात करेंगे चरक के बारे में साथी, तो चरक की बात की जाए, ये कनिष्क का क्या था, दरबारी चिकित्सक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दरबार का क्या था, चिकित्सक था कनिष्क के। और कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क आपका कुषाण वंश का क्या था, शासक था। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। लेकिन कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, हमने इसको कल डिस्कस किया था, कुजुल कंडफिसस ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट। कौन रहता था, बाणभट्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और बाणभट्ट के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें आपका हर्ष चरित्र प्रमुख होता है। कौन आता है, हर्ष चरित्र। अगर पूछ लेगा हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है बाणभट्ट ने लिखी है। इसके अतिरिक्त बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी पुस्तक। कौन सी लिखी है, कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी है, इसको भी याद रखना है। कादम्बरी पुस्तक पूछ लेगा किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये एक सम्राट थे, जो कि किस वंश से संबंधित थे, पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका गुरु था आपका चाणक्य, ठीक है। क्या कौन था आपका गुरु, चाणक्य था, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था, मेगस्थनीज, इसको याद रखेंगे। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगस्थनीज की पुस्तक को याद रखना है, इंडिका के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका हो जाएगी। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते थे। अगर कुषाण वंश की बात की जाए तो जो आपके चरक ऋषि थे, ये आपके कुषाण वंश के क्या थे, राजवैद्य थे। और ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है चरक संहिता। क्या लिखी है, चरक संहिता। इसमें इन्होंने जो आपकी विभिन्न विधियां हैं इलाज की, संहिता में, चरक संहिता में लिखा है इन्होंने विभिन्न जो विधियां हैं इलाज की, उनको इसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। अगर बात की जाए अशोक की, तो अशोक एक मौर्य वंश का प्रतापी शासक था, जिसने आपका बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार कराया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग होगा। यानी कि जो AB है, जो आपका AB वाला व्यक्ति है, वो किसे दान करेगा, तो याद रखना, वो आपका AB वाले को ही दान करेगा। किसको, AB वाले को ही, ठीक है। लेकिन AB में भी आपका कुछ अन्य आने लगे हैं, जैसे अभी पहले जब इसकी खोज नहीं हुई थी तो ये AB ही था, लेकिन एक अब हो गया है AB नेगेटिव, और दूसरा क्या हो चुका है, आपका AB पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। जो AB पॉजिटिव होता है वो हर किसी से ले लेता है, यानी कि कोई भी रक्तदान करे, कोई भी A करे या O करे या AB करे या B करे, ये सभी का क्या करता है, रक्तदान ले लेता है, तभी तो ये प्लस में जाता है, ठीक है। क्या जाता है, प्लस में जाता है। तो आपको याद रखना है, जो AB पॉजिटिव होता है वो हर किसी से ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन जो O होता है ये हर किसी को देता है, लेकिन O में भी 2 है, एक O नेगेटिव है और O पॉजिटिव है। क्या है, O पॉजिटिव है, इसको याद रखना है, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। देखो, जब हर किसी को कोई व्यक्ति अपनी चीज़ें देता रहेगा तो कैसा जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो रक्त वर्ग O नेगेटिव होता है वो हर किसी को रक्तदान कर सकता है, जबकि जो रक्त वर्ग AB पॉजिटिव होता है वो हर किसी से रक्तदान ग्रहण करता है, ठीक है, याद रखना है। तो आपको याद रखना है, AB वाला व्यक्ति किसे देगा, AB वाले को ही देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। लेकिन किसे दे सकता है AB वाला, तो AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, AB नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन AB नेगेटिव केवल AB नेगेटिव से लेगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो कुल मिलाकर के आप याद रखना है, AB वाला व्यक्ति AB से ही ले सकता है, ठीक है। और O नेगेटिव वाला हर किसी को दे सकता है, AB पॉजिटिव हर किसी से ले सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे जो पक्षी होते हैं, बाज होते हैं, जैसे ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, इन पक्षियों में एक अतिरिक्त वायुकोष बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अतिरिक्त वायुकोष बने होते हैं। ऐसे वायुकोष जो पक्षियों को उड़ने में सहायता देते हैं। क्या देते हैं? पक्षियों को उड़ने में सहायता देते हैं, उन्हें वायुकोष कहते हैं। ठीक है, और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों में जो सांस लेने की दिक्कत होती है वो उसको नहीं होने देते हैं। कौन नहीं होने देते हैं? तो वायुकोष जो बने होते हैं उनमें वो नहीं होने देते। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, वे ऑक्सीजन कम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन बराबर लेते हैं। निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या पक्षी मर गया उड़ रहा है, ऐसा है? होता है कहीं? नहीं होता है। ठीक है, और उनके फेफड़े बड़े होते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना उनमें क्या होता है, अतिरिक्त वायुकोष होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि इस प्रकार का एनालिसिस आपको पसंद आया है और आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होने ही वाली है, तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। जो भी पेट, पुलिस और आपकी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन को शेयर जरूर करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना है। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।